हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स आपका चला हुआ है। आज इस वीडियो में जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर है वो है आपका 9th फॉर क्लास 11th। तो देखिए, जो टॉपिक हमारा चला हुआ है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस की 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें से हम 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज मैंने इसकी 3rd एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। इसकी हेल्प से यानी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं। डिड्यूस कर दी, अब हमें पता नहीं वो सही है या गलत है, तो सेकंड एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, उससे हम चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। तो कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल की हेल्प से ही आपको समझ में आ सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ, फोर्स ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स on its mass and acceleration. Force of a moving object is depends upon its mass and acceleration. इस पे डिपेंड करता है। Then deduce relation between them. तो इनके बीच में एक रिलेशन बताइए। तो जैसा ये कह रहा है ऐसा ही मैं लेके चलता हूँ। F इज डिपेंड्स अपॉन, अब मेरे को नहीं पता कौन इनवर्सली कर रहा है कौन डायरेक्टली, मैं केवल सभी को इस सिंबल के अक्रॉस डायरेक्टली ही लिख देता हूँ। रिजल्ट जब आएगा आपको पता चल जाएगा कौन डायरेक्टली कर रहा था और कौन इनवर्सली। तो यहाँ पे है मास एंड एक्सेलरेशन, तो ये मास की पावर में a कर देता हूँ और एक्सेलरेशन यानी a इसकी पावर कर देता हूँ मैं b। इस सिंबल को हटाने के लिए राइट हैंड साइड में कांस्टेंट यूज किया जाता है, वो कांस्टेंट में k ले लेता हूँ। तो k इज इक्वल टू m रेज द पावर a एंड a रेज द पावर b हो गया। इफ k इज इक्वल टू 1 देन, अब देखिए यहाँ पे मैं f का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, m1 L1 t-2, ये मेरे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, विच इज इक्वल टू m मीन्स मास, m की पावर a, और इधर है b जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है L-t-2, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ L1 t-2 और इसकी पावर b। पहले इस पावर b को अंदर लेके आएंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे, तो m रेज द पावर a, L रेज द पावर b एंड t रेज द पावर -2b। तो ये मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला बना इस फॉर्म में। अब मैं इसको लेफ्ट साइड से कंपेयर कर देता हूं, तो लेफ्ट साइड में आपको साफ साफ दिख रहा है a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1। उसके बाद आता है b इज इक्वल टू ऑल्सो 1, b इज इक्वल टू 1। वो वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए तो आपके पास आ जाएगा m1 L1 t-2 इज इक्वल टू m, a की वैल्यू रखिए 1, m1, b की वैल्यू 1 रख दीजिए, उसके बाद b की वैल्यू फिर 1, t रेज द पावर -2। तो आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें आ जाइए a और b की वैल्यू रखने के लिए, तो f इज इक्वल टू k m रेज द पावर 1 और a रेज द पावर 1। तो क्या कह सकता हूं, f इज इक्वल टू k m a। दैट इज द रिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। ये इनके बीच में फिजिकल क्वांटिटीज की जो रिलेशन है वो हमारे पास बन गई। तो इसी तरह से मैंने सेम ऐसे ही बहुत 3-4 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिखे हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम इसमें रह गई हो तो कोई बात नहीं, मैं अगला कर रहा हूँ उसमें समझ में आएगा पक्का। टाइम
मैं वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं इसको दोबारा बताऊं, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये देख लीजिए, अगर कुछ परसेंट इसमें रह गया हो तो वो इसमें ज़रूर समझ में आ जाएगा। और आपको अगर लग रहा है कि यहीं से समझना है तो वीडियो को एक बार बैक करके और दोबारा देख लीजिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखो मैंने शॉर्टकट में लिखे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखे। टाइम इज डिपेंड्स ऑन मास लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम of length L and mass m is depends upon acceleration due to gravity। ये ऐसे है, तो हम कह सकते हैं या कह सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन इट्स मास लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन देम। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, देखिए टी एज इट इज डिपेंड्स अपॉन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास। मास के लिए क्या लिखूंगा, ऐसे चलो मास लिखता हूं, मास, और इसकी पावर में क्या लिखूं, ए। उसके बाद लेंथ, लेंथ इसकी पावर में क्या लिखूंगा, बी। उसके बाद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ही लिख देता हूं, चाहे वो आपकी ग्रेविटी वाली हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, डायमेंशन सेम होते हैं। तो ये आपके पास मैंने लिख दिया है। अब मेरे पास क्या करना है, क्या करना होता है, इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होता है। तो T इज इक्वल टू के एम ए एल बी ए यानी एक्सेलरेशन सी। इफ K इज इक्वल टू 1 देन T, टाइम का क्या होता है, T होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखोगे, क्योंकि 3 आ रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो कंप्लीट तीनों हमें लिखने पड़ेंगे, चाहे हो ना m0 l1 नहीं सॉरी m0 l0 t1। ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, टाइम का। राइट साइड में भी लिख दीजिए, मास का m1, तो इसकी पावर a कर दी, लेंथ का l, इसकी पावर b कर दी, एक्सेलरेशन का l t-2, इसकी पावर कर दी मैंने c। नाउ सोल्व दिस, तो सोल्व करता हूं मैं, देखिए m a l b l c और t-2c। देखिए यहाँ पे मैंने सभी जितने भी मेरे पास है वैल्यूज थी सारी पुट कर दी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनका बेस सेम है, l l है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या करूंगा, m रेज द पावर a l रेज द पावर b प्लस c एंड t रेज द पावर -2c। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। अब देखो क्या करता हूं मैं, कंपेयर करता हूं वैल्यूज को। तो सबसे पहले a तो आ गया मेरे पास, a की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 0। चलिए, उसके बाद है लेंथ, लेंथ है b प्लस c, तो b मेरे पास है 0, साफ दिख रहा है, और c की वैल्यू है 1, c की वैल्यू क्या है 1। तो रख दीजिए b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो रखने के बाद क्या हो रहा है, m0 lb प्लस c यानी 1, और t की वैल्यू रखेंगे -2 यानी c की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये हो गया है -2। तो मेरे पास ये आ गया फॉर्मूला। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये जो वैल्यू आई आपके पास, वैसे आगे करने की जरूरत होती नहीं, यहां से आपको क्या करना होता है, a b और c की वैल्यू उठा के यहां रख देनी होती है। यहाँ से देखिए, कई सोच रहे होंगे कि b की वैल्यू मैंने 0 कैसे लिख दी, वैसे आना क्या था, l की पावर 0, इधर आ रहा है l की पावर b प्लस c, तो रख दीजिए b प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो आपका यहाँ से c इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ b, और c की वैल्यू है यहाँ पे, c की वैल्यू है, देख लीजिए एक मिनट, यहाँ पे c की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। ये आ गया c इज इक्वल टू -b, और -2c इज इक्वल टू है 1, तो c इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ कर देता हूं मैं,
यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है -2c इज इक्वल टू आएगा 1, तो c इज इक्वल टू -1/2। c की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो मैं लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू, तो ये c इधर माइनस इधर ले आता हूँ, ये आ गया 1/2। अब वैल्यू रखिए, अब वैल्यू रख दीजिए कहाँ पे, जो शुरू में इक्वेशन आई थी वहां पे। ध्यान से देख लीजिए क्या किया है, इसी तरीके से सोल्व करना है। a और b की वैल्यू यानी m की जो पावर है उसको इधर m की पावर से कंपेयर कर दीजिए, l की जो पावर उधर इधर l की जो पावर उससे कंपेयर कर दीजिए, t की जो पावर उधर t की जो पावर है इधर उसके साथ कंपेयर कर दीजिए। उसके बाद अगर डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट और न्यूमेरिकल काफी है, उसमें देखना इक्वेशन बनाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपको बस a और b की वैल्यू निकालनी थी, वो यहाँ पे रख दीजिए जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ t इज इक्वल टू, ये k को तो एज इट इज रहने देता हूँ, m की पावर a, और a कितना आया आपका 0, यानी m की पावर 0, m की पावर 0। उसके बाद l की पावर क्या आएगी b, l की पावर b, और b है 1/2, तो l की पावर 1/2। उसके बाद है c की जगह पे क्या आएगा -1/2, तो a की पावर -1/2। तो ये 1/2 होता है अंडर रूट, और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में a की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो बन गया आपके पास फॉर्मूला t इज इक्वल टू k, m की पावर 0 मतलब 1 अंडर रूट l/a। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गई है। तो हमारे पास जो रिलेशन है इसकी करेक्टनेस आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी आ रही है, इनकी वैल्यू रखोगे तो आप देखोगे लेफ्ट और राइट आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये था आपका इक्वेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन। क्लियर? तो यहाँ पे बस शायद कहीं ना कहीं हमने जो यूज किया था एक्सेलरेशन, वो क्या था, वो थोड़ा सा चेंजमेंट देख लेना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, चाहो तो जी लिख सकते हो, अगर आपने ए ले लिया था तो ए रखो, अदरवाइज यहीं पे जी लेना था तो आप यहाँ पे भी जी कर सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आपने जो कंसिडरेशन की है या जिस तरह से गिवन था उसी तरह से हमने इसको यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे हमने शायद ये रिलेशन की थी डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए, तो वहां पे इस k की वैल्यू कुछ और थी, वहां पे इस k की वैल्यू कुछ और थी, और वो थी 2π। k की वैल्यू क्या थी, k इज इक्वल टू 2π। तो ये आपका इस डायमेंशनल एनालिसिस से किसी के बीच में रिलेशन निकालने का एक क्या है, लिमिट भी है। इसकी लिमिटेशंस भी होती है, तो लिमिटेशंस यही है कि कांस्टेंट सही तरीके से हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे कांस्टेंट k की जगह पे क्या आएगा 2π, तो वो यहाँ पे 2π हम रख देंगे। तो अगर कोई लिमिटेशन पूछे तो भी आप ये इक्वेशन करके उसको दिखा सकते हो कि ये इसकी लिमिटेशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चंस, बस केवल आप स्टेप वाइज स्टेप करते जाइए, इजीली हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है वेलोसिटी इज डिपेंड्स अपॉन लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ, रो दैट इज डेंसिटी, एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपकी जो रिलेशन है ये आपकी होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ए वाटर वेव इज डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ, वाटर डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी इज डिपेंड्स अपॉन लैम्बडा की पावर a, रो रेज द पावर b, एंड g that is acceleration due to gravity raise the power c। अब इस फॉर्मूला में हम पहले g रखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला रखने के लिए a यूज कर लेंगे। चलिए अब v इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन को हटाने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे k लगेगा, क्या लगेगा k लगेगा, कांस्टेंट की जगह पे k लगाया मैंने। अब मैं कर रहा हूँ लैम्बडा रेज द पावर a, रो रेज द पावर b, और g रेज द पावर c। ये मेरे पास एक इक्वेशन आई जिसको कोई भी नाम दे लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि a और b c की जो वैल्यू वो यहीं पे पुट हमें करनी है। तो ये है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की मैं बात करूं तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूं m0 l1 t-1।
ये मेरे पास हुआ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं मान के चल रहा हूं इफ k इज इक्वल टू 1 देन लैम्बडा की जगह पे क्या रखूंगा, लैम्बडा एक तरह की लेंथ है तो मैं लिख रहा हूं l रेज द पावर a। कर चुके आप लैम्बडा। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का m1, वॉल्यूम का l3, तो क्या आएगा m1l माइनस 3, m1l माइनस 3 और इसकी पावर क्या आएगी b। उसके बाद है g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी पढ़ा था l1t माइनस 2, l1t माइनस 2 और इसकी पावर कर दी मैंने c। उसके बाद इसको ओपन करता हूं पावर्स को, तो l रेज द पावर a, m रेज द पावर b, l रेज द पावर माइनस 3b, l रेज द पावर c, t रेज द पावर माइनस 2c। ये मेरे पास वैल्यूज आई। इन सभी वैल्यूज को जो बेस सेम है उनकी पावर को मैं ऐड कर देता हूं, तो देख लीजिए l की पावर a माइनस 3b और प्लस c। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा मैं चेंजमेंट कर रहा हूँ, m को आगे लेके आ रहा हूँ ताकि कंपेयर करने में दिक्कत ना आए। वैसे जो ले लिया वो चलो ठीक है, जो भी ले लिया वो l और a प्लस माइनस 3b और प्लस c, और इधर में आगे आपके पास आ रहा है m, तो जो m है इसकी पावर है आपके पास केवल b। उसके बाद t की पावर है केवल माइनस 2c। अब थोड़ा सा आगे पीछे हम इसको कर देते हैं, या इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं। देखिए थोड़ा सा ये लिखने में मैंने वो कर दिया, मास को आगे लेके आना था और इसको इधर लेके आना था, एक ही जगह ये भी। एक मिनट में अभी वैल्यूज एक बार प्लेस करके देख लेते, चले देख लेते हैं, जो भी होगा वो देखेंगे। तो देखिए m इधर है m की पावर b और इधर है m की पावर 0, तो b इज इक्वल टू 0। उसके बाद है l, इधर है l और इधर है यानी a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू, इधर से मैं लिख रहा हूं 1। क्लियर। तो एक b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू तो ये तो खत्म, इतना केवल क्या बचेगा a प्लस c इज इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए उसके बाद मैं एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं यहां से, ये है माइनस 2c इज इक्वल टू, इधर ये किसके बराबर है माइनस 1 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू 1/2। वो वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी a इज इक्वल टू ये आ गया है 1/2। a b 1/2, c भी 1/2 और b आया 0। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, जो इक्वेशन आई है इसमें हम रख देते हैं। चलो तो देखते हैं क्या बनता है। a b c की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू, k को मैं एज इट इज यहाँ पे रख रहा हूँ। a की वैल्यू क्या आई, यहाँ से a की वैल्यू 1/2 आई, तो लैम्बडा पावर 1/2, रो की पावर है b, तो b की वैल्यू आई मेरे पास 0, तो यहाँ पे रो रेज द पावर मैं कर रहा हूँ 0। उसके बाद है g, और g की पावर है c, और c की वैल्यू आई 1/2। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो v इज इक्वल टू k अंडर रूट लैम्बडा g। ये मेरे पास इक्वेशन बनी, v इज इक्वल टू k अंडर रूट लैम्बडा g। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है, मैं ये देख रहा था कि रिलेशन आपकी सही आई है या नहीं आई है। बिल्कुल सही है रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो डायमेंशनली करेक्टनेस इसकी चेक कर सकते हो।
चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। m रेज द पावर आपने चाहिए इधर कुछ भी ले ली हो, लेफ्ट साइड में m की पावर के साथ ही कंपेयर करना है। l की पावर उधर आपकी कुछ भी आ रही हो, जो कंप्लीट पावर है वो लेफ्ट साइड में जो l की पावर है उसके साथ कंपेरिजन करना है। इधर t की पावर को लेफ्ट साइड में t की पावर से कंपेयर करना है। बस a b c के लिए सोल्व कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी nu is depends upon length L, mass per unit length m and टेंशन T। टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं, तब फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो न्यू इज डिपेंड्स अपॉन, क्या करूं मैं यहाँ पे सारे वेरिएबल जितने भी हैं, फिजिकल क्वांटिटी जितनी सारी लिख देता हूँ। लेंथ की पावर में लिख रहा हूँ a, उसके बाद मास पर यूनिट लेंथ, ये लिखना पड़ेगा m/l, मास पर यूनिट लेंथ m/l, इसकी पावर b। चलिए ऐसे लिख देता हूँ, मास पर यूनिट लेंथ क्या है, कोई m मान रहा है तो मैं भी m ही मान लेता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला में चेंज कर दूंगा। उसके बाद एंड टेंशन t इसकी पावर में लेके चल रहा हूँ c। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से सिंबल को हटाने के लिए, इस सिंबल को हटाने के लिए क्या लगाऊंगा, एक कांस्टेंट। सेम प्रोसीजर जो सभी में किया वही प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पे m रेज द पावर b और t रेज द पावर c। अब इस इक्वेशन में मेरे को a b c की वैल्यू रखनी है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ। अब लिखता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1/t, तो t यानी m0 l0 t - 1। क्लियर। इधर k की वैल्यू अगर 1 हो तो मैं क्या लिखूंगा, l रेज द पावर a। क्लियर। इधर m रेज द पावर b और सॉरी यहाँ पे जो ये है m है, ये मास ना होके, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या था, मास पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे ये आएगा ml-1, मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये इसकी पावर b। टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है, ये होता है m1 l1 t-2 और इसकी पावर है c। नाउ सोल्व द पावर को सोल्व करते हैं। l रेज द पावर a, m रेज द पावर b, l रेज द पावर -b, m रेज द पावर c, l रेज द पावर c, t रेज द पावर -2। ये मैंने पावर्स को ओपन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, अब की बार देखो आगे पीछे ना करके मैं पहले m की पावर को लिखूंगा। तो m जहां पे आ रहा है उसको एक साथ कर दीजिए। m की पावर आ रही है b + c। क्लियर, m हो गया। उसके बाद l जहां पे आ रहा है तो l की पावर a इधर है, हुआ, l की पावर -b इधर है, ये लीजिए। उसके बाद l की पावर c इधर है, ये लीजिए। उसके बाद t की पावर t और कहीं पे है नहीं, तो केवल -2c, ये आ गया। अब लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर कर दो। m0 l0 t-1 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, देखिए यहां से मैं लिखूंगा b + c इज इक्वल टू m की पावर है 0, तो b इज इक्वल टू -c, एक तो ये आ गया। क्लियर। उसके बाद है a - b + c इज इक्वल टू 0। चलो इससे क्या आएगा वो देखेंगे। पहले मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से एक वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है। -2c इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू 1/2, तो c इज इक्वल टू 1/2 आपके पास आ गया है। तो ये 1/2 यहाँ पे रखूंगा तो b की वैल्यू भी मिल गई है -1/2। a मिल गया, अच्छा अब तक ये नहीं आया है, चलो b आ गया, a अब निकाल देंगे, c आ गया। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो b की वैल्यू है आपकी, मैं रख रहा हूँ a, माइनस और माइनस हो गया +1/2 और +1/2, तो 1/2 क्या हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू आ गई -1। अच्छे तरीके से सोल्व कर लीजिए, ठीक है, इक्वेशन में। तो अब इन वैल्यूज को जो a b c की वैल्यू है, a c की वैल्यू है,
ये मेरे पास A की वैल्यू है और ये मेरे पास B की वैल्यू है। इन सभी को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो देखिए रिलेशन हमारे पास क्या बनती है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें पुट करना है तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। देख लीजिए न्यू इज इक्वल टू के को एज इट इज रहने देता हूँ, एल की पावर ए की जगह पे क्या आएगा भाई, ए की जगह पे है -1, ये लीजिए -1। उसके बाद है आपका नेक्स्ट एम दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, इसकी पावर है बी की जगह पे क्या है 1/2 -1/2। उसके बाद है आपका सी और सी की जगह पे नहीं सॉरी टी की पावर है सी, तो सी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1/2। तो ये हो गया टी अपॉन में एम अंडर रूट। तो न्यू इज इक्वल टू के इंटू में ये भी आपका 1 अपॉन हो जाएगा के अपॉन में एल और इंटू में अंडर रूट, तो ये ऊपर रह जाएगा टी और नीचे आ जाएगा एम। दैट इज द रिलेशन। ये हमारी फिजिकल रिलेशन बन गई है। चाहो तो करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन आप चेक कर सकते हो। तो एक बार देख लीजिए जो आपने लिखा है साथ साथ उसको एक बार आप चेक जरूर कर लीजिए क्या सही आया या नहीं आया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देख लिया होगा अब तक आपने, बिल्कुल सही रिलेशन आई है क्योंकि ये रिलेशन कल ही हमने की थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, तो वो है वॉल्यूम V आउट पर यूनिट, वॉल्यूम V of liquid out per second depends upon neta, that is the coefficient of viscosity, radius and pressure gradient। pressure gradient होता है P/L, pressure upon length along the pipe। ये मेरे पास गिवन है। इसकी हेल्प से मेरे को एक रिलेशन निकालनी है, इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगी। टॉपिक बहुत ही आपका इजी है, तो देख लेते हैं किस तरह से हम इसको करेंगे। चलिए शुरू करता हूं टॉपिक को। ये लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउट पर सेकंड, तो वॉल्यूम पर सेकंड। तो पहले तो मैं देखिए वॉल्यूम अपोन में एल, वी अपोन में एल या टी टाइम, वॉल्यूम पर टाइम इज डिपेंड्स अपॉन, यही है ना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड, तो वी बाई टाइम इज डिपेंड्स अपॉन नीटा, इसकी पावर कर देता हूं ए। उसके बाद रेडियस, इसकी पावर कर देता हूं बी। और उसके पास बाद है आपका प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज पी अपॉन में एल। गिवन है ये आपका एज इट इज लिखना है, इसकी पावर में ले रहा हूँ सी। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए यहाँ एक क्या लगाएंगे कांस्टेंट यूज करेंगे। तो वो कांस्टेंट मैं यूज कर देता हूँ, साथ साथ यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। चलो लिखता हूँ पहले, v अपॉन में टाइम इज इक्वल टू के इंटू नीटा रेज द पावर ए आर रेज द पावर बी एंड पी प्रेशर पर यूनिट लेंथ, यानी ये होता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट रेज द पावर सी। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लीजिए क्योंकि ये हमें यूज करनी है वैल्यू रखने के लिए। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वॉल्यूम का होता है L3 और टाइम का होता है T, तो ये हो गया T-1, तो M कर देते हैं 0। M क्या कर देते हैं 0। ये मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया लेफ्ट साइड में। इज इक्वल टू के को मैं मान रहा हूँ 1, सेम वही तरीका हमारा चलेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कल ही मैंने आपको बताया था, क्या होता है M1 L-1 T-1 और इसकी पावर A, R दैट इज रेडियस, रेडियस मीन्स लेंथ, लेंथ की पावर B। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो शायद प्रेशर और नीचे क्या है फिर लेंथ। तो एक मिनट में लिख देता हूँ क्योंकि प्रेशर का तो आप लिख दोगे उसके साथ लेंथ और यूज हो रही है, तो मैं बता ही देता हूँ आपको क्योंकि लेंथ से लेंथ कैंसिल होगी। चलो देखते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास प्रेशर का, चलो मैं निकालता हूँ। यहाँ पे ये हो गया
M1 L1 T माइनस 2 एरिया का हो गया L2, इस 2 से ये L कैंसिल, ये ऊपर माइनस का हो जाएगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये हो गया। इसके साथ और क्या करना है, अपोन में लेंथ और कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा -2। क्लियर। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया मेरे पास, M1 L माइनस 2 और T माइनस 2 और इसकी पावर कर दी मैंने C। अब बस केवल और केवल ए बी सी के लिए इसको सोल्व करना है। थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा रहेगी न्यूमेरिकल की, लेकिन है बहुत इजी। तो मैं देखियो करता जा रहा हूँ 1 बाई 1। तो m रेज द पावर a, ये सोल्व कर रहा हूँ, l रेज द पावर माइनस a, t रेज द पावर माइनस a, ये हो गया। l रेज द पावर b, m रेज द पावर c, l रेज द पावर माइनस 2c और t रेज द पावर माइनस 2c, ये हो गया। सोल्व दिस फॉर ए बी एंड सी। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए इसको सोल्व कर दीजिए। बट डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे जरूर चेक कर ले, हो सकता है कि मेरे से कोई गड़बड़ होगी हो, तो आप अच्छे तरीके से करिए। अगर गड़बड़ होगी तो रिलेशन भी गलत आएगी। तो जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो 100% श्योर हो तो लिखो, अदरवाइज ड्राइव करके देखो और उसके बाद उसको नोट करिए। तो अब मैं लिख रहा हूं, देखिए M0 L3 T माइनस 1 इज इक्वल टू, सोल्व कीजिए, m की पावर a, चलो मैं लिखता हूं m रेज द पावर a, एक हो गया, दूसरा m इधर है, ये भी मैं कर रहा हूं, प्लस c, उसके बाद और कोई m है नहीं, चलिए उसके बाद आता है l, l की पावर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आ गई माइनस a, ये हुआ, उसके बाद l की पावर आ गई b, ये भी हुआ, प्लस b, उसके बाद l की पावर आई माइनस 2c, तो माइनस 2c, उसके बाद t की पावर यहाँ पे जो आई है ये है माइनस a, अच्छे तरीके से कीजिए कुछ भी छूट ना जाए, और यहाँ पे t की पावर आई माइनस 2c। ऐसे लिखने के बाद अब क्या करना होता है, इन इक्वेशन से कंपेयर कीजिए पावर को, a प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू माइनस c। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसको कर रहा हूं पहले, माइनस a और माइनस 2c इज इक्वल टू t की पावर है माइनस 1, माइनस कॉमन ले लूँ, ये आ जाएगा a प्लस 2c इज इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, ऐसे माइनस कॉमन लूँगा, ये प्लस का, ये माइनस से इस माइनस कैंसिल, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से a और c के बीच में रिलेशन मेरे को पता है, a की जगह पे माइनस c रख सकता हूँ या c की जगह पे माइनस c, आपकी मर्जी, जो वैल्यू आप निकालना चाहो यहाँ से निकाल सकते हो। a की जगह पे क्या रख दूँ, माइनस c रख दूँ ना, माइनस c प्लस 2c इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया c, 2c माइनस c इज इक्वल टू 1। अगर c इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ रहा है, c की वैल्यू 1 आ रही है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी, उल्टा करके देख ले एक बार, ये ऐसा हो जाएगा या नहीं। जैसे भी आप इसको यूज करना चाहो कर सकते हो। तो c की वैल्यू यहाँ 1 रख दीजिए, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, एक वैल्यू होगी, दो वैल्यू होगी, बच गई b, तो अब तो बहुत इजी बच गया, b की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। तो माइनस a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 3, बहुत इजी है। माइनस a की वैल्यू आ चुकी, तो a की वैल्यू है 1, तो ये हो गया प्लस 1, ये माइनस का, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद b की वैल्यू नहीं आई है, वो निकालना है हमें, प्लस b माइनस 2c, c की वैल्यू है 1, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो माइनस 2 और प्लस 1, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू, ध्यान से दीजिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 उधर जाके प्लस, तो क्या हो जाएगा 4, तो b की वैल्यू आई 4। नाउ प्लेस ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, उस इक्वेशन में रख दीजिए। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, v अपॉन में t इज इक्वल टू k इंटू इज इक्वल टू k इंटू, एक चीज और बता देता हूं मैं कि जो क्वेश्चन है उसमें जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है उसको v लिख रहा है, तो आप इसको v भी लिख सकते हो,
एक अभी बता दूंगा मैं मान रहा हूँ दिस इज आप ये है आपका v/t और इसको मैं लिख रहा हूँ इस सिंबल से v से, वेयर v इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ऐसे लिख सकते हो। तो क्योंकि जो रिलेशन है जब आप कंपेयर करोगे तो v की फॉर्म में मिलेगी, फिर आप सोचोगे ये क्या आ गया। तो आपने जो ये था ना डायमेंशनली आप लेके चले तो v इज इक्वल टू, ऐसे v इज इक्वल टू लेके चलते रहिए। जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो किसका लिख दोगे, v/t का लिख दोगे, वेयर v इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ऐसे लिख लेना, वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड ऐसे करके। वही सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदला है मैंने, केवल ये बदला है कि जब इक्वेशन को कंपेयर करके देखोगे तो उसमें केवल v मिलेगा और हमारा आ रहा है v/t। तो हमने जो v/t है वो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए लिया था, आप इन इक्वेशन को चेंज करके v की फॉर्म में लिख लीजिए और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा अलग से, वेयर v इज इक्वल टू या v इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ऐसे लिख दोगे। तो उसके बाद ये नीटा की पावर a की वैल्यू क्या आ रही है -1, r की पावर b, r रेज द पावर b, b आ रहा है 4। उसके बाद है p अपॉन में l और इसकी पावर आ रही है c आपके पास आ रहा है 1, ये 1 रख दीजिए। कंबाइन करके इक्वेशन को कोशिश कीजिए अच्छी फॉर्म में लिखने की, तो शायद ये आपका क्या आ गया, k ऊपर है p r रेज द पावर 4 और अपॉन में आया अपने पास से नीटा और इधर क्या आ गया k। तो ये मेरे पास एक रिलेशन बन गई p, एक बार देख लेना कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, हाँ ये छूट गया ना, l छूट गया l। अब ये आपके पास रिलेशन आ गई है v इज इक्वल टू k p r रेज द पावर 4 अपॉन में l। तो ये थी आपके पास रिलेशन। यहाँ पे k जो होता है वो π/8 होता है, तो वो कांस्टेंट है, आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल डायमेंशनली इतना ही पता हो सकता है कि हम ऐसे ही बना सकते हैं, वैसे कांस्टेंट होता है π/8 होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। न्यूमेरिकल्स आप फर्स्ट टाइम इस तरह के कर रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, वो दिक्कत भी कहाँ आएगी, ये a b और c की वैल्यू निकालने में, लेकिन घबराना नहीं है, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, पहले इजी न्यूमेरिकल्स और फिर उसके बाद थोड़े थोड़े हार्ड कीजिए। कल मैं आपके इसी से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा डायमेंशनल एनालिसिस से, उसमें सारी प्रॉब्लम्स मिक्स होंगी, कोई करेक्टनेस की होगी तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की, कोई रिलेशन डिड्यूस करने की। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।